हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो कल हम डिस्कस कर चुके थे यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट अमेरिकन यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, इसमें क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली पार्लियामेंट किस किस से बनती है, यानी कि राज्यसभा में कितने मेंबर आते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर आते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एंड स्पीकर और चेयरमैन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यूनियन लेजिस्लेचर की अगर मैं शुरुआत करूं तो देखो, यूनियन लेजिस्लेचर जो है, मैंने आपको बताया दो टाइप होते हैं पार्लियामेंट के, एक यूनियन लेजिस्लेचर और जो दूसरा होता है वो होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो कल हमने दो एग्जीक्यूटिव डिस्कस किए थे, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में जो आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और लेजिस्लेचर में भी प्रेसिडेंट है। एक चीज समझ लीजिए, जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की मीटिंग में नहीं जाता, जो कि हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट कि जब वो सेशन का शुरुआत होगी, यानी कि साल के पहला सेशन होगा, उसके पहले दिन अपनी स्पीच देने जाएंगे। दूसरा, जब कोई नई लोकसभा असेंबली बनकर के आएगी तो उसमें वो अपने नए सदन, नए मेंबर्स जो हैं उनको स्पीच देंगे। ये प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे कि प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट को प्रोरोगेट करता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो देखो, पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा का दूसरा नाम भी कल हम डिस्कस कर चुके थे, राज्यसभा का दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का दूसरा नाम जो होता है वो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसे हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलते हैं लोकसभा को? देखो, लोकसभा को हमेशा हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोला जाता है। आपने कभी राज्यसभा के मेंबर को चुना है, राज्यसभा सांसद किसी को चुना है? नहीं चुना, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद चुनते हैं वो चुनते हैं एमएलए। राज्यसभा के सांसद यानी कि एमपी जो होते हैं, उनको जो इलेक्ट करते हैं वो एमएलए इलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको यूपी के राज्यसभा से सांसद चुना जाना है, ठीक है, तो जो यूपी के एमएलएज हैं, हर एक पार्टी के वोटर, वो आपको इलेक्ट करेंगे। और ये जो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यानी कि जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। लेकिन लोकसभा जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसे डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल पब्लिक हिस्सा लेती है। यानी कि अगर आप भी वोट करने जाते हो तो आप भी अपने सांसद को वोट करते हो, अपने कभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट को वोट नहीं करते। इस चीज को ध्यान कर लेना। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोकसभा। लोकसभा के बारे में अगर शुरुआत करें, पहले दोनों डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के समझ लीजिएगा, दोनों में एक अंतर टाइप में, ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, वो 250 हो सकते हैं, वो 250। जबकि लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं ये 552 हो सकते हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस थे, 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस थे, 2 जो वो एंग्लो इंडियंस थे, अब उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, 2 जो एंग्लो इंडियंस थे उनको निकाल दिया गया है। तो अब जो सदस्य बचे हैं 552 तो हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ब्रेकअप करेंगे वो भी समझ लेंगे। अगर पहले राज्यसभा का ब्रेकअप करूं तो इस समय राज्यसभा में जो टोटल मेंबर हैं वो 245, 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर में जो इसका इस समय ब्रेकअप है वो ये है कि 233 तो इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, प्लस जो 12 है वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर समझ लीजिए, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर का ये है कि देखो, अगर भाई राष्ट्रपति को लग रहा है, ठीक है, कि भाई तुम कुछ अच्छे हो, किस किस क्षेत्र में अच्छे हो, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि तुम आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस, और ये समझ लो तुम आर्ट में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस में और साइंस में, अगर तुम इन 4 फील्ड में अच्छे हो, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस, समझ लो आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस, अगर तुम इन 4 फील्ड में अच्छे हो तो तुमको 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तो वो तुमको नॉमिनेट कर देगा। हालांकि ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही नॉमिनेटेड होते हैं। इस नॉमिनेटेड की भी बात समझ लेंगे तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इसके आगे की बात समझ लो, 233 जो है, 233 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि उनको एमएलए इलेक्ट करते हैं। अगर मैं 233 का भी ब्रेकअप करूं तो जो 233 में 229 तो होते हैं स्टेट के इलेक्टेड, यानी कि जो राज्य द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं,
प्लस जो चार बचे उनमें से इलेक्ट किए जाते हैं जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उनके द्वारा। और चार का भी अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 3 राज्यसभा मेंबर जो है वो दिल्ली से इलेक्ट होते हैं और जो एक राज्यसभा मेंबर है वो पौंडीचेरी से इलेक्ट किया जाता है। यानी कि 3 दिल्ली, 1 पौंडीचेरी, 229 स्टेट और 12 नॉमिनेटेड। इस हिसाब से टोटल राज्यसभा में इस समय 245 मेंबर हैं। थोड़ा सा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल है, ठीक है, पार्लियामेंट बता देते हैं इसे। हाँ जी, तो सचिन तेंदुलकर उसे भी नॉमिनेट किया गया था। आप एक चीज समझो, सचिन तेंदुलकर की एक न्यूज आई थी कि वो एक ही दिन सदन में गए, मतलब बहुत कम अटेंडेंस है, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस के बारे में बता दूं तो सचिन तेंदुलकर कौन सी फील्ड से थे? मैंने बोला आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस और कौन सा बोला था चौथा? आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस, ठीक है, ये हो गए 4। अब सचिन तेंदुलकर इसमें, सचिन तेंदुलकर तो स्पोर्ट्स फील्ड से, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स फील्ड से, स्पोर्ट तो है ही नहीं इसमें, तो उनको किस फील्ड में चुन लिया गया होगा सचिन तेंदुलकर को? तो जो सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स इज आल्सो एन आर्ट, ठीक है, तो जो सचिन तेंदुलकर को चुना होगा वो आर्ट के फील्ड से चुना होगा, है ना। यानी कि जिस हिसाब से माना जाए वो प्रेसिडेंट की इच्छा है कि वो किसी को किसी भी फील्ड में मिला दे। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर का कर्तव्य होता है वो क्या होता है? नॉमिनेटेड मेंबर इसलिए नहीं होते कि जाए और पेंशन लेके आए। नॉमिनेटेड मेंबर देखो, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को अपने जो स्पोर्ट्स की उसकी बहुत अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर डेली राज्यसभा जाते तो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स के बहुत सारे मुद्दे उठा सकते थे। अगर स्पोर्ट्स के बहुत सारे मुद्दे उठ जाते तो जो मिनिस्ट्री है उसको भी हेल्प मिल जाती, वो भी अपनी नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर देता। तो यानी कि जो बाकी ऐसे मुद्दे रह जाते हैं जिनके बारे में मिनिस्टर्स को जानकारी नहीं होती, उनको जानकारी होती नहीं है। कुछ मिनिस्टर्स ही ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बाकी तो सब ठीक है ना। तो वो माना जाता है कि ये लोग हमारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, नई पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेंगे, क्या क्या समस्या उस चीज में हेल्प करेंगे। लेकिन सपना साकार नहीं होगा तो रूल ये होना चाहिए। रूल क्या है, मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ कि अगर आप लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं, लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। लेकिन अगर आप एक चीज समझिए, इसमें एक शर्त रख दी है कि आपको एक एप्लीकेशन देके परमिशन लेनी पड़ेगी जो भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि राज्यसभा में चेयरमैन से और लोकसभा में स्पीकर से, ठीक है। तो भाई परमिशन तो मिल जाएगी। जब सचिन तेंदुलकर को कोई एक एज ए मतलब नॉमिनेटेड मेंबर चुन सकता है तो क्या उसे चेयरमैन परमिशन भी नहीं दे सकते कि चलो तुम 60 दिन के लिए छुट्टी मार लो? तो इस तरह से वो परमिशन लेते रहते हैं, इस तरह से उन पर कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टेट राज्यसभा के समझ में आ गया होगा कि हम किस किस की बात कर रहे थे। 245 मेंबर हैं और इस समय 245 मेंबर है। लोकसभा की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लोकसभा के ब्रेकअप कर लेते हैं। लोकसभा में जो मैंने बोला टोटल मेंबर हो सकते हैं 552। लोकसभा में जो टोटल मेंबर हो सकते हैं 552, ठीक है। इस समय जो लोकसभा में मेंबर है वो है 543। इस समय जो लोकसभा में मेंबर है 543। पहले प्लस 2 जो हुआ करते थे वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जो कि 2020 में खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो भारत का मूल निवासी ना हो, जो मतलब एक अंग्रेज जो छोड़ गए उस समझ लो आप, ठीक है, अंग्रेजों का भारतीय है ना। तो 2 वो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। असली डेफिनेशन अंग्रेजों का भारतीय नहीं है एंग्लो इंडियन की, है ना। तो इस समय 543 मेंबर है। अगर 543 के ब्रेकअप करें तो जो 543 के 543 हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है। यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर का मतलब है कि आप ही उन्हें चुनते हो। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और वो उनकी संख्या होती है 12। अगर हम बात कर लें कि भाई मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा कौन कौन, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन बनेगा इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन, अगर आप एमपी बनना चाहते हो तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली एज, सबसे पहला आप सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के सिटीजन होने का मतलब खाली ये नहीं कि आपका अगर मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम है तो आप बताओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो कि नहीं बन सकते? जरूरी नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम होना अलग बात है और सिटीजन ऑफ इंडिया होना अलग बात है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें दूसरा, तो फिर आपकी जो उम्र होनी चाहिए, अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए कम से कम। अगर आप राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर आप लोकसभा का सांसद बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी भी शायद उस समय 25-26 साल के रहे होंगे जिस समय वो सांसद बने होंगे।
सबसे पहले तो लोकसभा की उम्र ये होनी चाहिए। अगर इसके बाद की बात करें तो आपका जो दिमाग है वो खराब नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। एक अनसाउंड माइंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये होती है कुछ, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन रखी गई है इसमें, और वो कंडीशन ये है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर होने चाहिए, यानी कि आपका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे भारत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्शन कहाँ से लड़े, बनारस से, वाराणसी से, ठीक है, और वोटर कहाँ के, गुजरात के। अब आप एक चीज सोच लो कि अगर जब मोदी जी यूपी में आके इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो यानी कि कोई कहीं भी इलेक्शन जाके लड़ सकता है, बशर्ते कि उसका नाम जो है किसी ना किसी वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद की हम बात कर लें, इसमें और क्या क्या कंडीशंस हैं एमपी बनने के लिए। बाकी जो कंडीशंस रखी गई हैं वो ये कंडीशंस रखी गई कि जो पार्लियामेंट का है, जो चौथी कंडीशन इसके बाद बची कि जैसा पार्लियामेंट चाहेगा, पार्लियामेंट भी कोई नई कंडीशंस अप्लाई कर सकता है। अब पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि भाई आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ लो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप सरकार से पैसा ले रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, ठीक है, वो होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें आप पेंशन भी लेने वाले हो। लेकिन अगर आप मान लो कहीं के मिनिस्टर हो, आप कहीं के गवर्नर हो, पहले से ही कहीं के एमएलए हो, कहीं के एमपी हो, एमएलए एमपी मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर और गवर्नर, तो ये चीज बता दूं, ये जो चीज है मिनिस्टर गवर्नर वगैरह, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होती हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अच्छा इसके बाद जो इनकी और क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, यानी कि एक बात कर लें कि इनके साथ और क्या होना चाहिए। तो अगर एक और चीज समझ लो, इनके ऊपर कोई केस हो, तो केस होने से, अगर करप्शन का केस है, किसी चीज का केस है, तो केस होने से चुनाव ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं सकते। आजम खान जो एमएलए बने हैं वो जेल में से बने हैं, ठीक है, यानी कि आप जेल में से भी चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मान लीजिए आप वोटर हैं और आप एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप एमपी का चुनाव लड़ लोगे? तो आप सोचोगे यार वोटर है, एमपी का चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि राइट टू वोट जो दे रखा है, राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल नंबर 326 में, राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल नंबर 326 में, और राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा। या तो ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर जगह आंसर अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो अगर इसे बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ज्यादा लीगल राइट ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार इसका आंसर लीगल राइट भी माना था, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा पर, दोबारा आते हैं हल्का सा, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी, यानी कि इन्हें कौन कौन चुनता है, कैसे कैसे चुनता है, आप इन्हें कैसे चुनते हो, ठीक है। इसके बाद बात कर लें कि इनके राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। एमपी का इलेक्शन होना है, सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा। देखो राज्यसभा का इलेक्शन ऐसे होगा कि मान लो अगर आपको कहीं राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, और आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर भी हो, एक कंडीशन होनी चाहिए, आप जो है वो एक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो, आपकी उम्र 30 साल भी है, सारी चीज आप कंडीशंस फॉलो करते हो। उसके बाद समझो, अगर आप मान लो आप हो यूपी के, ठीक है, आप हो यूपी के, और आपको जो राज्यसभा इलेक्शन लड़ना है वो लड़ना है आपको उत्तराखंड से, वो लड़ना है आपको यूपी से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आपकी वहां विनिंग पार्टी होगी, मान लो अगर बीजेपी की वहां गवर्नमेंट बन जाती है, तो बीजेपी पार्टी जो होगी वो अपने कैंडिडेट उतारेगी, हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस वगैरह सब उतारेंगी, लेकिन जो चांस होते हैं वो विनिंग पार्टी के ज्यादा होते हैं, क्योंकि विनिंग पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं, और वहां खाली विधायक वोट करते हैं, और जो जिसके ज्यादा विधायक उसकी ज्यादा वोट, और उसकी ज्यादा वोट तो वो ज्यादा जीतेगा, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, मान लो अब जो यहाँ से राज्यसभा सांसद से भेजना है, मान लो संबित पात्रा को, ठीक है, संबित पात्रा को ये चाह रहे हैं कि भाई चल तुझे राज्यसभा सांसद बना दें, और संबित पात्रा को मान लो वो यूपी का वोटर है और यूपी से वो सांसद बनना चाहता है, राज्यसभा सांसद। तो कंडीशन क्या होगी, संबित पात्रा जाकर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेगा, राज्यसभा सांसद बन सकता है, क्योंकि उसे विधायक बीजेपी के वोट दे सकते हैं। अब लेकिन आप एक चीज समझो, अगर संबित पात्रा यूपी का है, ठीक है, अब राज्यसभा, जैसा कि राज्यसभा का जो दूसरा नाम है वो यही है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का जो दूसरा नाम है वो यही है, राज्यसभा का दूसरा नाम यही है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, संबित पात्रा ना तो यूके एक भी दिन गया घूमने के अलावा, ठीक है,
ना संबित पात्रा को यूके के बारे में कुछ पता, ठीक है। अब वो जाएंगे राज्यसभा में, क्या काम करेंगे यूके के बारे में, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, है ना, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है यूके के बारे में। तो ये चीजें होती है जो एक इसकी नुकसानदायक चीजें हैं। लेकिन आप एक और चीज समझ लो, अब एक चीज समझो कि अच्छा ये बताओ, जो संबित पात्रा है अगर यूके से राज्यसभा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा? मैं बता दूं, राज्यसभा में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, लेकिन लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अगर जो लोकसभा में, अगर आप देखना कभी स्पीच को ध्यान से सुनना, तो लोकसभा के जो सांसद बोलेंगे वो माननीय अध्यक्ष मेरे लोकसभा क्षेत्र में, है ना। लेकिन जो राज्यसभा का सांसद बोलेगा वो ये बोलेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे प्रदेश में, मेरे स्टेट में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये दोनों में लोकसभा प्लस राज्यसभा में अंतर होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। एक और चीज समझ लो कि जो लोकसभा का मेंबर है, जो उसको एक फंड मिलता है, अगर आपको ध्यान हो तो MPLAD एक फंड मिलता है हर एक सांसद को, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। अब जो ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ जो मिल रहा है, जो कोरोना के टाइम में एक बीच में उसमें हंगामा भी हुआ था, कम कर दिया गया था। इस फंड की क्या खासियत होती है? इस फंड में अगर जो लोकसभा का मेंबर है, जो लोकसभा का मेंबर है वो खाली अपने क्षेत्र में काम करा सकता है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मान लो कि लोकसभा का जैसे कोई बुलंदशहर से जीता, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ठीक है, या जो भी है, जो भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हो, है ना, मथुरा, ठीक है। तो ये अगर लोकसभा का जो भी क्षेत्र, जो भी सदस्य जीता है वो खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगा। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य को फंड मिलने वाला है, जो राज्यसभा के सदस्य को फंड मिलने वाला है, वो पूरे स्टेट में कहीं भी पानी की टंकी लगवा सकता है, पूरे स्टेट में कहीं भी पानी की टंकी लगवा सकता है। और मैंने राज्यसभा सदस्य बस इसी काम के लिए देखे कि वो बस पानी का एक वाटर कूलर लगवाते हैं, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, आप एक और चीज समझ लो, जो राज्यसभा सदस्य है उसके बारे में आपको तो कुछ पता नहीं, उसे जिताया पार्टी ने, उसे जिताया है पार्टी ने। अब इसका थोड़ा सा नुकसान पे ज्यादा, हम राज्यसभा सदस्य हालांकि स्टेट होने के नाते, अब एक तो पहले फायदा समझ लो इसका, राज्यसभा सदस्य के फायदे क्या है, नुकसान अभी समझेंगे। देखो, सबसे पहला प्रॉफिट या मेरिट्स, है ना, राज्यसभा जो सांसद है उसकी मेरिट क्या है? सबसे पहला, वो जो बात करेगा वो स्टेट के बारे में बात करेगा। कोई स्टेट में प्रॉब्लम है तो वो आपके स्टेट के बारे में गहन चर्चा करेगा, ठीक है। दूसरा, वो कहीं भी डेवलपमेंट करा सकता है, ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं भी डेवलपमेंट, ऑल ओवर स्टेट में जहां से वो चुना गया है, जिस स्टेट से, वो कहीं भी डेवलपमेंट करा सकता है। तीसरा, हो सकता है कि कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो उसे आप राज्यसभा सांसद चुन दें, ठीक है। मान लो पार्टी बोले कि यार हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, जैसे कि एस जयशंकर थे, ठीक है, उनको मिनिस्टर बनाया गया, है ना, उनको मिनिस्टर बनाया गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब उनको बनाया गया, कहीं के सांसद नहीं थे वो, तो उनको राज्यसभा के द्वारा इसलिए भेजा गया कि एक उनको एक्सपर्ट मिल रहा था मोदी जी को, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हें जनता चुने ना चुने, लेकिन जिनको, जो अच्छे लोग होते हैं जिनको जनता नहीं चुनती, और अगर सरकार भी अच्छी है तो वो ये चाहती है कि इनको हम राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट में भेज दें, ठीक है। और एक और चीज समझ लो, जो मिनिस्टर है वो आपके पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट से बनाया जाता है, वो या तो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, दोनों राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग में भी जा सकता है। लेकिन वोट कहां करेगा? जिस हाउस का वो मेंबर है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वोट लोकसभा में करेगा, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट करेगा। वोट करने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन आ रहा है, या किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, जो भी जैसी चीज करनी है, वहां पे वोटिंग होती है और उस वोटिंग में वो लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे हिसाब से, हाँ, तो राज्यसभा के ये 2-3 इसके हैं ये फायदे, जो इसके बड़े बड़े फायदे हैं, जो इसके मेन फायदे हैं। अब इसके थोड़े से हम डीमेरिट्स पे बात कर लेते हैं, इनके डीमेरिट्स क्या होती है। देखो, सबसे पहली डीमेरिट, एक चीज समझो, हो सकता है कि वो जिस स्टेट से, अब जैसे मनमोहन सिंह थे, उनको चुना गया था असम से। भाई असम गए भी नहीं होंगे एक भी दिन, उनको नहीं पता होगा कि असम में चाय के बागान कैसे होते हैं। मनमोहन सिंह को डेफिनेटली नहीं पता होगी ये चीज, वो बात अलग है, उनकी जी की अच्छी हो तो, है ना। अब वो मनमोहन सिंह जब असम गए नहीं तो असम की प्रॉब्लम क्या बताएंगे? ये समझने वाली बात है कि नहीं है? यानी कि ये एक नुकसानदायी चीज होती है कि भाई जो जिस स्टेट में गया नहीं, ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है एज ए स्टेट डेवलपमेंट की अपेक्षा। अब दूसरा वही चीज है, स्टेट के लोग ना तो उन्हें जानते, स्टेट के लोग ना उन्हें पहचानते हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, बहुत सारे राज्यसभा सांसद ऐसे होते हैं जिनको ना तो स्टेट के लोग जानते हैं, और उनसे पूछो उनको ये नहीं पता कि ये सांसद भी हैं, हमको भी नहीं पता, बहुत सारे सांसद ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, स्टेट के लोग अपनी, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको कैसे पता पड़ेगी कि भाई ये
हमारे स्टेट का, यानी कि वो पॉपुलर नहीं होते। एक और चीज समझ लो, लोकसभा को पॉपुलर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपके यहाँ का सांसद होता है वो पॉपुलर होता है, आप लोग यानी कि जनता उसे जानती है। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते, इसीलिए लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, पॉपुलर हाउस ये लिखना, पॉपुलर हाउस, ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध ग्रह, है ना, अगर इसकी हिंदी की बात करी जाए। दूसरा एक और चीज समझ लो, अगर राज्यसभा में कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए आप किसी भी बेकार कैंडिडेट को, जैसे कि एक रुपए में कैंडिडेट बिक जाते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के बारे में बोला गया था, मुझे नहीं पता सच्चा या गलत है, कि जब कुमार विश्वास को नहीं लिया गया राज्यसभा में, कि जो गुप्ता थे, 2 गुप्ता, वो गुप्त दान से आए थे, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो बिकने के यानी रुपए देके उस पार्टी के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये राज्यसभा के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकसभा। अच्छा, एक और चीज समझ लो, जो राज्यसभा के वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसका वोटिंग सिस्टम क्या होता है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उनकी संख्या एक नहीं है, हो सकता है कि यूपी में तो 31 है, यूपी में जो है वो 31 राज्यसभा मेंबर हैं, और नागालैंड में एक ही है, नागालैंड में जो है वो एक ही है। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग, ये किसके आधार पे डिवाइड है? पॉपुलेशन के आधार पे, आपकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पे आपके राज्यसभा मेंबर बनने वाले हैं। ठीक है, इसका एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज मैंने आपको बताया थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब क्या है, इसे समझ लो भाई। आप एक चीज मान लो, यूपी की जो पॉपुलेशन है, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो है 10 लाख। ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन है इस समय 10 लाख, 10 लाख तो कम हो गई ज्यादा, है ना। यूपी की पॉपुलेशन है इस समय 20 करोड़, ये मान लो यूपी की पॉपुलेशन है 20 करोड़। ठीक है, और नागालैंड की पॉपुलेशन है कुल 1 करोड़, नागालैंड की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब एक चीज बताओ, 20 करोड़ के लिए ज्यादा राज्यसभा सांसद लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यानी कि ज्यादा स्टेट बड़ा है, स्टेट की प्रॉब्लम बड़ी होंगी, स्टेट की बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, तो उनके लिए फिर ज्यादा सांसद चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए। अब नागालैंड की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है, स्टेट भी छोटा है, एरिया भी छोटा है, हर चीज जब कम ही है तो क्यों ना उनके लिए कम सांसद कर दिए जाए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में हर एक के लिए 2-2 सांसद आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जिसे हम सेनेट बोलते हैं। इसके बाद ये राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इलेक्शन होता है। वोटिंग कैसी होती है? ओपन की सीक्रेट? देखो जो वोटिंग होती है वो होती है इसमें ओपन वोटिंग। ओपन वोटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके दिखा दो। एक बार क्या हुआ था, हरियाणा में कुछ कांग्रेस के विधायक थे, उनको अमित शाह के पास जाना था, यानी कि भाजपा ज्वाइन करनी थी। उनसे बोला गया कि हम तुम्हें जब मानेंगे कि जब तुम भाजपा में आओगे। उस समय राज्यसभा की वोटिंग होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि तुम राज्यसभा की जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में करना। अब उन्होंने क्या किया, वो वोट तो करने गए, लेकिन वहां भाजपा को उन्होंने एक फोटो खींचकर, देखो अमित शाह जी, हमने तुम्हारे पक्ष में वोट कर दिया है, तो जो उनकी वोट है वो निरस्त हो गई थी, यानी कि उनकी वोट कैंसिल हो गई थी। तो इस टाइप से भी ओपन वोट नहीं करनी। ओपन वोट का क्या मतलब है, हर एक पार्टी का वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपको बस वोट उसको दिखानी है, देखो भाई हमने तुम्हारी ही पार्टी को वोट दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पार्टी एक तरह से व्हिप जारी, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये इसका जो राज्यसभा के इलेक्शन है इसकी डीमेरिट भी है। डीमेरिट यही है कि मान लो भाई कोई पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो जरूरी थोड़ी एमएलए उसके सपोर्ट में भी वोट करें, लेकिन माना यह जाता है क्योंकि एमएलए ने वोट करी है, पार्टी उसके समर्थन में खड़ी रही है, पार्टी ने उसे चुना, पार्टी के आधार पर वो चुना गया है, तो इस आधार पे वोट करना जरूरी होता है। यानी कि एक व्हिप का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक रात पहले आपको कोई एक पूरा नोटिफिकेशन दे देगी कि कल आपको ये करना है। ठीक है, पार्लियामेंट में इस चीज पे वोट करनी है, इस चीज पे हाँ बोलना है, इस चीज पे ना बोलना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी आपको एक नोटिफिकेशन, आपको एक दिशा निर्देश जारी करती है, उसे हम व्हिप बोलते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा के बारे में बात थी। राज्यसभा में आप समझ गए होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिर लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा की राज्यसभा में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बच्चा भी होगा। एक बार अगर हम देखना चाहें तो रुक जाओ। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लो, ये एक चीज और बची कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं पहले लोकसभा बता दूं आपको। ठीक है,
लोकसभा में समझो, लोकसभा में उम्र हम बता ही चुके हैं 25 साल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो सब चीज होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि आपको अपने यहाँ से जाने के लिए जब आप वोटिंग करने जाते हो, जिसमें बोलते हैं मोदी को वोट दिया है, मोदी को, वो असलियत में मोदी को कोई भी वोट नहीं मिलती, ठीक है। जब आप वोट करते हो तो जो वोट करने जाते हो, आप वोट करने जाते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को, तो वो जो आप सीधे वोट करने जा रहे हो उसका नाम दिया गया है डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद हर एक लोकसभा कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यानी कि एक उसका लोकसभा क्षेत्र होगा। लोकसभा क्षेत्र किस आधार पर बनता है? देखो, लोकसभा क्षेत्र दो आधार पे बनता है। दो आधार पे कैसे कैसे बनता है? एक तो यही है कि स्टेट में, आपके अपने राज्य में किसी भी चीज में, यानी कि अगर ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो ये आगरा है, ठीक है, ये आगरा है और ये मथुरा है, ये आगरा और ये मथुरा, यानी कि दोनों में लगभग लगभग अगर सेम पॉपुलेशन है तो उनके लिए भी सेम जो लोकसभा टेरिटरी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक लोकसभा में लगभग 1 करोड़ लोग आ रहे हैं तो हर एक लोकसभा में लगभग 1 करोड़ आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर में 1 करोड़ आए, कभी कभी 10-20 लाख इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एप्रोक्स सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो एक तो होता है स्टेट के अंदर। दूसरा एक चीज होती है कि बाहर सभी स्टेट के बीच समानता हो, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस आधार पर बनाई जाती है कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने ही वोटर आए। जैसे आप मान लो दिल्ली में कितनी है? 7 है, ठीक है, दिल्ली में कितनी है? 7। और यूपी में कितनी है? 80। लोकसभा क्षेत्र यूपी में कितने हैं? 80, ठीक है। अब लगभग अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो हो सकता है कि दिल्ली में भी इतनी वोटर हो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और यूपी की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने ही वोटर हो, लेकिन यूपी बड़ा है, यूपी के वोटर ज्यादा हैं, तो इस आधार पर यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। ये इसकी कुछ शर्तें थी। इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, सिंबल पे इलेक्शन होता है, आप जिस भी सिंबल से इलेक्शन लड़ते हो पार्टी के आधार पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और निर्दलीय भी इलेक्शन होता है, यानी कि इसमें आप किसी भी तरह से इलेक्शन लड़ सकते हो। थोड़ा सा ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा चलती कितने कितने दिन है? लोकसभा राज्यसभा चलती कितने कितने दिन है? एक डिफरेंस देख लीजिएगा दोनों में। ये है आपकी लोकसभा, ये है आपकी राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है, लोकसभा का जो टेन्योर होता है नॉर्मली 5 साल होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली 5 साल होता है। जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो नॉर्मली 5 इयर्स होता है, लेकिन लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा को आप कभी भी एक तरह से डिसॉल्व करने का मतलब भंग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल ही हो, लेकिन नॉर्मली 5 साल होता है। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है, और ये जरूरी है कि राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का ही होगा, ठीक है। जो लोकसभा के इलेक्शन है नॉर्मली 5 साल बाद होते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन है नॉर्मली 5 साल बाद होते हैं, ध्यान रख लेना। अगर लोकसभा बीच में भंग हो गई है तो उसके इलेक्शन आप कभी भी करा सकते हो, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो हर 2 साल बाद होते हैं, हर 2 साल बाद होते हैं। 2 साल बाद होने का मतलब यह है कि आपके राज्यसभा में हर बार 1/3 मेंबर हर 2 साल में निकलते रहते हैं। हुआ क्या कि जब 1952 में पहली बार लोकसभा राज्यसभा 1950 में राज्यसभा हुई तो 1952 में बात हुई कि भाई अब किसको हटाया जाए। तो ये पहला इस टाइम ऐसा था कि जब लॉटरी लगी, और जिनकी लॉटरी लगी वो परेशान हुए, यानी कि जिनकी लॉटरी लगी वही मेंबरशिप से बाहर कर दिए गए, राज्यसभा से बाहर फेंक दिए गए। फेंके तो नहीं खैर है ना, राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। तो गाइस, अभी तक आपने केएमपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। चले आगे। हाँ, तो जो राज्यसभा होता है वो परमानेंट चैम्बर होता है। जो राज्यसभा होता है वो परमानेंट चैम्बर होता है। राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट चैम्बर होता है, लेकिन जो लोकसभा है वो परमानेंट चैम्बर नहीं है। परमानेंट चैम्बर का मतलब समझ लो आप। परमानेंट चैम्बर का मतलब यह है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो लोकसभा है उसे कभी भी भंग किया जा सकता है, यानी कि ये परमानेंट चैम्बर नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बाद की अगर हम बात कर ले फिर लोकसभा राज्यसभा में कुछ नई बात करें, इलेक्शन समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका भी दोबारा से। देखो, राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। अब बात यह है कि भाई ये सिस्टम जो है वो लोकसभा में क्यों अप्लाई नहीं किया तुमने? सिस्टम जो है वो लोकसभा में क्यों अप्लाई नहीं किया गया? तो सबसे पहली बात ये बोली गई कि भाई जो इसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और मजे की बात यह है कि इन्होंने विधायकों को पढ़ा लिखा हुआ माना है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है पढ़े लिखे लोगों की समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, और जो इंडिया के लोग हैं वो अनपढ़ हैं, उन्होंने ऐसा भी माना है, यानी कि इंडिया के लोगों को ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आती।
दूसरा इसमें ये चीज मानी गई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कि हम डायरेक्ट इलेक्शन से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो जो सीओएम बनती है, जो सीओएम बनती है वो सीधे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर मान लो सीओएम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होती है या जो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, राज्यसभा के रिस्पेक्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो यानी कि राज्यसभा की कहीं ना कहीं वैल्यू भी कम करता है, ठीक है। बात कर ले, हाँ तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पहला तो रीजन ये था कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। दूसरा रीजन कि भाई ये समझ में नहीं आता। तीसरा रीजन ये है कि इसमें कभी भी बाय इलेक्शन का स्कोप नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, अच्छा इसमें जो राज्यसभा में जो दूसरी टाइप की वोटिंग होती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब है कि आपको नंबर डालने 1 2 3 4। भाई इंडिया में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि लोगों को गिनती ना आती हो 1 2 3 4, अब वो वोट कैसे करेंगे? इसमें तो क्या है बटन दबाना है, ठीक है, लाल बत्ती हो जाए तो वोट डल गई, नहीं तो ना डली। अब एक चीज समझ लो इसमें कि क्या समझ लो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ठीक है। अगर मान लो उनको पता ही ना हो कि 1 2 3 4 नंबर कैसे डालने हैं तो वोट उनकी खराब हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है इसमें? तीसरी चीज ये है कि बाय इलेक्शन का कोई स्कोप ही नहीं बचता। बाय इलेक्शन का मतलब मान लो आपका सांसद आज मर गया, ठीक है ना, आपका सांसद आज मर गया तो जो कल दूसरे वाला था उसे वो भेज देंगे कि चलो बेटा तुम दूसरे नंबर पे थे तुम जाओ, है ना। इसके बाद चौथी चीज क्या है, इसमें पार्टी सिस्टम प्रिवेल करता है, इसमें कैंडिडेट प्रिवेल नहीं करता, इसमें पार्टी सिस्टम प्रिवेल का मतलब है कि इसमें आपकी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को डर रहता है, पार्टियों को डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वहां कोई बाहुबली है इस टाइप का कोई नेता खड़ा हो जाए तो वो जीत जाए। क्यों? क्योंकि यानी कि वहां पे जो वोट पड़ सकते हैं वो हो सकता है कैंडिडेट के आधार पर पड़ जाए, लेकिन इस बार वो नहीं था, यूपी में भी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, माना जाता है कि जो आपकी वोट पड़ी है वो पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट के आधार पर पड़ी है। तो ये माना जाता है कि यहाँ तो कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रहेगा, कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रहेगा तो हम लोग कहां से जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझ लो, जो सिंगल ट्रांसफरेबल या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इसमें खर्चा ज्यादा आता है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए खर्चा हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जिस वजह से फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लोकसभा में इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि भारत के लोगों को अभी इसकी समझ नहीं है, और भारत के लोगों में जब इसकी समझ हो जाएगी तो हम इसे अपना सकते हैं, ठीक है। शशि थरूर साहब भी हालांकि बार बार बोलते रहते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाओ, वो भी इसी यानी कि वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर, तो वो भी मुद्दा नहीं है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा पार्लियामेंट डिस्कस कर चुके हैं और डीप में ही डिस्कस किया है, डीप से तो कम क्या ही डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो लोकसभा की ये बात आ गई। अच्छा अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई वो सीट उनकी खाली कब कब होगी, यानी कि लोकसभा में सीट खाली कब कब होगी या राज्यसभा में सीट खाली कब कब होगी, यानी कि वैकेंसी ऑफ सीट, ठीक है, वैकेंसी कब कब होगी। देखो सबसे पहली जो वैकेंसी होगी, सबसे पहली वैकेंसी होगी रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी कि अपना त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे? वो जो उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा में प्रिसाइडिंग स्पीकर कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन, ठीक है। और जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। एक और चीज बता दूं, चलो स्पीकर और उसमें डिस्कस कर लेंगे पहले, यानी कि वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं वो? दूसरा कर सकते हैं कि जब भाई उनकी मौत हो जाए, अब इंसान मरेंगे भी तो, यानी कि दूसरी उनकी डेथ हो जाए तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में उनकी सीट कब खाली होगी? तीसरी कंडीशन में उनकी सीट जब खाली होगी जब उनका इलेक्शन जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि अगर उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, अगर उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्शन लड़ने लायक नहीं है। चौथी कंडीशन क्या है? वही अनसाउंड माइंड हो, है ना, अनसाउंड माइंड हो। उसके बाद वो अनसाउंड माइंड बोल दिया जाए कि भाई इसका जो दिमाग है वो चल गया है, तो उसकी भी लोकसभा सीट जो है या राज्यसभा सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इसके बाद मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो, यानी कि विजय माल्या हो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि विजय माल्या अगर मान लो सांसद बन जाए, विजय माल्या अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, अगर विजय माल्या सांसद बन जाए उसके बाद वो पैसे खा ले तो उसके बाद उसे भी तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप किसी भी मेंबर को इंसॉल्वेंट या एक डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई ये ऐसी चीजें हैं जिसके हिसाब से हम इसे निरस्त करते हैं। चीज डिक्लेयर कौन करेगा कि हाँ ये भाई सही बोलते हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, जैसे अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो गया, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, बताएगा कौन की डिस्क्वालीफाई है? तो स्पीकर नहीं बताएगा, इस चीज को ध्यान रख लेना, स्पीकर या चेयरमैन नहीं बताता कि डिस्क्वालीफाई कौन है, ये चीज बताते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बताता है कि भाई डिस्क्वालीफाई कौन है कौन नहीं है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन होता है, हाँ जी, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन होता है। प्रेसिडेंट का भी फाइनल डिसीजन नहीं होता, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसर्न करना पड़ता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना फाइनल डिसीजन देते हैं, यानी पहले वो ईसीआई से बात करेंगे और उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन देंगे। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इसमें कुछ वैकेशन ऑफ सीट एक और आधार पे जिसे हम बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक बार कुछ ऐसे सांसद थे, उनका एक नाम पड़ गया आया राम गया राम, उनका नाम था राम, ठीक है। वो क्या करते, सुबह इस पार्टी में यानी कि 18 घंटे में 8 बार पार्टी चेंज कर ली, 18 घंटे में 8 बार पार्टी चेंज कर ली, जबकि उनका कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद एक नया डिफेक्शन लॉ बनाया गया जो कि 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 1985 में ये क्रिएट हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में क्रिएट हुआ था। अगर मैं एंटी डिफेक्शन लॉ की ही बात आगे बढ़ाऊं तो एंटी डिफेक्शन लॉ में देख लो 4 कंडीशंस दी हुई हैं, जिसमें जो पार्लियामेंट ने बता दी है कि ऐसी 4 कंडीशंस हैं जिसके आधार पे। अच्छा, एक और चीज समझ लेना, वैकेंसी पार्लियामेंट कोई भी नया लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट हमेशा लॉ बनाने के लिए खुला हुआ होता है, ठीक है। पार्लियामेंट के फंक्शंस हमने कल डिस्कस कर चुके थे, जैसे लॉ बनाने के लिए अलावा उसका क्या काम होता है, जैसे कि जूता चप्पल फेंकना, वो भी हम कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैं बात करता था एंटी यानी कि 10th शेड्यूल की। समझ लो सबसे पहली बात, मान लो आज आप मेंबर हो, ठीक है, आज आपको सांसद चुना गया कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, और कल आपके दिमाग में बीजेपी वाले अमित शाह जी आए, बोले कि भाई देख मेरी पार्टी में आ जा, 80 करोड़ तुम मुझसे ले लियो। अब आप क्या सोचोगे, यार मैं सांसद तो रहूंगा 80 करोड़ मिल रहे हैं, क्यों ना पार्टी चेंज कर लूं। तो अगर आप ऐसे पार्टी चेंज करते हो तो आप सांसद नहीं रहोगे, यानी कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो जिस भी पोजीशन पे था, यानी कि जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या राज्यसभा सांसद था, वो अपने पोजीशन से हट जाएगा। अब वो राज्यसभा सांसद नहीं रहेगा, यानी कि उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन समझ लो, अगर मान लो पार्टी ने कोई विप निकाली है कि कल भाई तुझे इसके समर्थन में वोट देना, मान लो पार्टी ने बोला कि कल तुम्हें ट्रिपल तलाक के समर्थन में वोट देना है, बीजेपी वालों ने बोला, लेकिन क्या हुआ, शहनवाज हुसैन खान साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हालांकि वो बिहार में है, लेकिन मान लो अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा में हो कोई मुस्लिम कैंडिडेट, या जैसे असदुद्दीन ओवैसी मान लो बीजेपी में है, ठीक है, मान लो, तो मानने में क्या जा रहा है, मान लो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी में हो, उसके बाद वो बोलते हैं, बीजेपी वालों ने बोला कि आपको ट्रिपल तलाक के जो बिल ला रहे हैं उस पर वोट करना है, ठीक है, और असदुद्दीन ओवैसी बोले नहीं ये मेरे धर्म का मामला है, मैं तुम्हारी पार्टी के समर्थन में वोट नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो वोट अपोजिशन में करते हैं, यानी कि पार्टी विप के खिलाफ करते हैं, तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वहां भी उनकी सीट जो वेकेंट डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन जो है इसमें, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हो गए, आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आपको पता है कि मेरी औकात इतनी है कि भाई मैं निर्दलीय भी जीत जाऊंगा, ठीक है, आप निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद जीत गए, ठीक है, और अब आप सोचो बीजेपी वाले बोल रहे हैं भाई मेरी पार्टी में आ जाए, 110 करोड़ रुपए ले लियो, आप सोचो चलो 110 करोड़ रुपए ले लें, उसके बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, अगर आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सीट है वो भी खाली हो जाएगी, आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट कंडीशन जो बची इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में, लास्ट कंडीशन ये है कि अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हुए थे इलेक्ट, नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर थे, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर इलेक्ट हो गया मेंबर राज्यसभा का, अब वो 6 महीने तक तो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है बड़े आराम से अगर नॉमिनेटेड है तो, लेकिन अगर वो 6 महीने बाद कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, अगर वो 6 महीने बाद कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी भी सीट खाली हो जाएगी। ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वैकेशन ऑफ सीट। इसके साथ साथ एक और चीज समझ लो जो इसकी वैकेशन हो सकती है, तो 10th शेड्यूल में थे सारी चीज जो थी, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 के अंतर्गत ये सारी चीज है, ठीक है। एक और चीज समझ लो, अगर मान लो आपने अब भगवंत मान को ले लो, ठीक है, भगवंत मान को ले लिया आपने, गोद नहीं लेना, भगवंत मान का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी से पंजाब का सीएम बनेगा, ठीक है, पंजाब का सीएम बनने से उससे पहले आपने उसे लोकसभा में देखा होगा, लोकसभा में बड़े मस्त मस्त स्पीच देता था बंदा, ठीक है। अगर जब वो लोकसभा में स्पीच देता था तो अब वो बन गया विधायक, है ना, अब वो बन गया विधायक। अगर जब वो विधायक बना है तो अब उसको ना एक सीट खाली करनी पड़ेगी,
यानी कि उसके पास डुअल मेंबरशिप है, उसके पास डुअल मेंबरशिप है, या तो वो उसके पास राज्यसभा की भी लोकसभा की मेंबर है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसे अपने जो एमएलए ऑफिस में घुसने से पहले, ठीक है, उसे लोकसभा से रिजाइन देना पड़ेगा, उसे लोकसभा से रिजाइन देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी सीट खुद पे खुद भी खाली हो जाएगी। कहाँ वाली? लोकसभा वाली। अगर मान लो सेम कंडीशन में, अगर वो लोकसभा की ही कंडीशन में मान लो कि 2 लोकसभा सीट लड़ ले, 2 लोकसभा सीट लड़ ले, ठीक है, और दोनों पे जीत जाए, है ना, दोनों पे जीत जाए, तो उसके अगर वो कोई एक सीट के लिए क्लियर नहीं करता है, क्लियर नहीं करता है कि मैं इस वाली सीट से हट रहा हूं, तो उसकी दोनों सीट खाली मान ली जाएंगी और दोनों सीट खाली हो जाएंगी। एक चीज मान लो, वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी मेंबर बन गया, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का मेंबर भी बन गया, और वो अपनी राज्यसभा की सीट को खाली नहीं छोड़ता है, तो उसकी राज्यसभा की सीट खुद पे खुद खाली होगी। यानी कि अपर हाउस की सीट हमेशा खाली होती है किसी भी कंडीशंस में। ले लीजिएगा, एमएलए में लोकसभा को अपर माना, लोकसभा से राज्यसभा में राज्यसभा को अपर माना, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो डबल मेंबरशिप के चलते भी एकदम निकल सकता है, ठीक है। और अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट रह दो तो भी आपकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम सैलरीज की बात करें, सैलरीज और अलाउंस, यानी कि उनकी तनख्वाह जो कहाँ से मिलती है, तो जो उनकी तनख्वाह मिलती है वो पार्लियामेंट ने डिसाइड की हुई है। उनकी जो तनख्वाह है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ी है पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ी है वो तनख्वाह जो है उनकी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किसकी कितनी तनख्वाह देनी है। उनको कुछ प्रिविलेज भी मिलते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है उनको, जैसे कि मान लो अगर आपके ऊपर कोई सिविल केस चल रहा है तो हो सकता है कि आपको जब तक सेशन चल रहा है जब तक आपको अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है, अरेस्ट करने से पहले आपको नोटिस दिया जाए। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रिविलेज वगैरह में मिलती हैं। ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद बताओ कुछ बचा हो तो। सैलरीज अलाउंस हो गया। अच्छा, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कुछ, उसके स्टेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी वो सब होते ही हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। ओके, सेशन ऑफ पार्लियामेंट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टेरिटोरियल काउंसिल हमने डिस्कस कर ली। कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल डिस्कस कर लिया। तो गैज आज यहाँ तक रहने देते हैं। चलो सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी डिस्कस कर लेते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक बचा है ना। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट देखो, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको पार्लियामेंट के सेशन बुलाने पड़ेंगे। सेशन में आपके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप आपके बीच में नहीं होना चाहिए। तो हमारे इंडियन कन्वेंशन के आधार पे 3 सेशन बुलाए जाते हैं, 3 सेशन बुलाए जाते हैं। सबसे पहला जो सेशन है वो है बजट सेशन, वो है बजट सेशन जो बुलाया जाता है फरवरी टू मई, जो बुलाया जाता है फेब टू मई, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेशन है हमारा, उसके बाद अगला सेशन आता है, मानसून आए चाहे आए लेकिन मानसून सेशन आता है, ठीक है। मानसून सेशन जो बुलाया जाता है कब आता है मानसून, बताओ, जुलाई में, है ना, यानी कि जून छोड़ के जुलाई टू अगस्त सितंबर सितंबर तक, जुलाई टू सितंबर तक, ठीक है। और जो लास्ट सेशन होता है वो होता है हमारा विंटर सेशन। लास्ट सेशन जो होता है विंटर सेशन, सबसे छोटा सेशन भी यही होता है कि भाई ठंड पड़ रही है जाके तुम आराम से सो। और ये जो सेशन होता है वो होता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो और जो सबसे बड़ा सेशन होता है बजट सेशन, सबसे छोटा सेशन जो होता है वो होता है विंटर सेशन। बजट सेशन में बजट पेश किया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझ लो, इन सेशंस को बुलाता कौन है, तो इन सेशंस के लिए प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई आ जाओ, यानी कि सम्मन जो करते हैं वो प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि भैया सेशन को बुला लो, ठीक है। और जब भी साल का पहला सेशन बुलाया जाता है, बजट सेशन से पहले, ठीक है, जब भी बजट सेशन का पहला दिन होता है या अगर कोई भी नई लोकसभा असेंबली चुन के आई है तो उसके पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट हमेशा संबोधित करेंगे जो भी पूरी पार्लियामेंट को। अच्छा, एक और चीज समझ लेना, प्रेसिडेंट जो संबोधित करेंगे वो पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, ना कि खाली राज्यसभा को, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसका हिस्सा है ही है। और ये सेशंस की बात थी। अगर इसके सेशन में मैं थोड़ी सी और डिटेल में जाना चाहूँ, हाँ जी, सेशन 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप से ये चीज होती है। एक तो होता है इसका प्रोरोगेशन, एक तो होता है इसका प्रोरोगेशन, ठीक है। और एक होता है सेशन का मतलब होता है एक सम्मन, सेशन होता है एक सम्मन, ठीक है। एक होता है एडजंट, एक होता है एडजंट, है ना। अच्छा, इसका मैं एक और चीज बता दूं, देखो सेशन बुला तो लिया गया लेकिन सेशन की शुरुआत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, उसको एक कोरम पूरा करना पड़ता है जो कि 1/10 होता है। यानी कि अगर आपके पास 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर है तो आपके पास 54.5 मेंबर होने चाहिए उस टाइम, 54.5 मेंबर
मतलब 55 होने चाहिए जब भी आप कोई भी सेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो लोकसभा की या राज्यसभा की, यानी कि 1/10 कोलम आपके पास एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लो, आप जो सेशन का प्रोलोगेशन या जो सम्मन करेंगे वो कर देंगे प्रेसिडेंट साहब। एक और चीज समझ लो, सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब होता है कि मान लो आपकी आज पहली मीटिंग हुई, आपकी आज पहली मीटिंग हुई, और जो पहली मीटिंग बजट सेशन की मान लो चली 31 मई को लास्ट मीटिंग थी बजट मई की, तो 31 मई और 1 फरवरी के बीच का जो टाइम है उसे हम सेशन बोलेंगे। ठीक है। और ये चीजें एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न का मतलब होता है कि अब मान लो स्पीकर पे आपने आपस में जूते चप्पल चला लिए, तो जूते चप्पल के बीच में स्पीकर को गुस्सा आ गई, उसने बोली कि चलो अभी रुक जाओ, तुम 1 घंटे बाद आना। तो 1 घंटे के लिए जो सेशन खत्म किया जाता है या सेशन की जो मीटिंग पोस्टपोन की जाती है उसे एडजर्न बोलते हैं। और अगर वही स्पीकर बिना या स्पीकर या चेयरमैन बिना टाइम बताए हुए, बिना टाइम दिन तारीख बताए हुए अगर इस चीज को कर ले तो उसे बोलते हैं हम एडजर्न साइन डाई, एडजर्न साइन डाई। ठीक है, एडजर्न साइन डाई। तो ये इसके 3 चीजें थी। बाकी अभी जो हम स्पीकर डिस्कस करेंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सेशन को कि स्पीकर क्या क्या काम करता है। तो गाइज मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पार्लियामेंट समझ आया होगा। खाली हमने अभी डिस्कस किया था इसमें लोकसभा की मेंबरशिप और राज्यसभा की मेंबरशिप, इलेक्शन, इलेक्शन के फायदे, इलेक्शन के नुकसान। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लोकसभा में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, है ना, शेयर करो, और क्या बचा, कमेंट भी कर दो अगर अच्छा हो तो, कमेंट भी कर दो अच्छा हो तो। ठीक है। और केएनपी एनालिसिस, अच्छा हाँ एक और चीज़ समझ लो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पसीना आ गया बहुत। ठीक है, तुमने तो पानी भी ना पिलाया। चलो मिलते हैं।